इंड AS 113 देखते हैं। फेयर वैल्यू मेजरमेंट, फेयर वैल्यू क्या होती है? तो प्राइस जहाँ पर रिसीव्ड प्राइस जिसको रिसीव किया जाएगा सेल करने पे असेट्स को, या तो पेड टू ट्रांसफर्ड अ लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए जो पेड किया जाएगा, मतलब एग्जिट प्राइस, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? फेयर वैल्यू। ये किसके अंदर होगी? ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स के अंदर होगी, मतलब ट्रांजेक्शन्स फोर्स्ड नहीं होना चाहिए बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और किसके बिटवीन में होती है? ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिटवीन में होती है, मतलब कि इंडिपेंडेंट बायर एंड सेलर होते हैं। वाइल मेजरिंग द फेयर वैल्यू इट इज़ अज्यूम्स दैट, जब हम लोग फेयर वैल्यू को मेजर करते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि ट्रांजेक्शन सेल करने पे असेट्स को, या तो ट्रांसफर करने पे लायबिलिटी को टेक प्लेस किया जाएगा इन फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर। हम क्या देखना है? तो प्रिंसिपल मार्केट देखना है। प्रिंसिपल मार्केट क्या होता है? ये मार्केट होता है जहाँ पर पर्टिकुलर असेट्स या तो लायबिलिटीज़ का ट्रांजेक्ट किया जाता है हाई वॉल्यूम पे, मतलब पर्टिकुलर असेट या तो लायबिलिटी का ट्रांजेक्शन हाई वॉल्यूम पे किया जाता है। एफ वी कैसे निकालते हैं? तो प्राइस ऑफ द असेट या तो लायबिलिटीज़, उसमें से माइनस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। यहाँ पर क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ट्रांसपोर्ट द असेट फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द मार्केट, मतलब करंट लोकेशन पे जो असेट पड़ी है उसको मार्केट तक ले जाने की जो कॉस्ट आ रही है उसको यहाँ पर माइनस करते हैं, तो हमको मिल जाती है एफ वी। सेकेंड प्रेफरेंस के अंदर देखेंगे, अगर प्रिंसिपल मार्केट जो है वो नहीं है तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट यहाँ पर निकालनी पड़ती है। ये कैसे निकालेंगे? तो इट इज़ द मार्केट, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट क्या है? ये मार्केट है जहाँ पर नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सेल्स ऑफ द एसेट, मतलब जो नेट अमाउंट असेट को सेल करने पे मिलती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, या तो नॉट द अमाउंट पेड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ द लायबिलिटी इज़ मिनिमम, जो अमाउंट पेड की जाएगी ट्रांसफ़र करने के लिए लायबिलिटी वो मिनिमम होनी चाहिए। नेट अमाउंट पेड या तो रिसीव्ड प्राइस ऑफ द एसेट या तो लायबिलिटीज, इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को, इसमें से माइनस करेंगे ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को, दैट इज कॉस्ट टू द सेल। तो ये हमको क्या मिलेगा? मोस्ट बेनिफिशियल, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट मिलेगा ये। उसके बाद फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो प्राइस ऑफ द एसेट या तो लायबिलिटीज़ में से माइनस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को, तो हमारे पास फेयर वैल्यू आ जाएगी। डिटरमाइन करना है प्राइस ऑफ द एसेट या तो लायबिलिटीज़ फॉर द फेयर वैल्यू मेजरमेंट। कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो प्राइस ऑफ द एसेट लायबिलिटीज़ को डिटरमाइन किया जाता है यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट इन द प्रायोरिटी। फेयर वैल्यू की हायरार्की के हिसाब से हमको करना पड़ेगा, मतलब लेवल 1 पहले लगाना पड़ेगा। लेवल 1 में क्या आएगा? तो इनपुट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, मतलब देख कर हम पता लगाएंगे कि ये हो सकती है। कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट और द लायबिलिटी, जो मार्केट प्राइस कोट की जाती है एसेट लायबिलिटीज़ की वो हो सकती है। लेवल 2 के हिसाब से देखेंगे, लेवल 1 नहीं लग रहा तो फिर लेवल 2 पे जाएंगे। इसमें भी क्या होता है? ऑब्जर्वेबल इनपुट होता है। मार्केट प्राइस ऑफ द सिमिलर एसेट, मतलब मार्केट प्राइस क्या है? उसी सेम असेट की या तो लायबिलिटी की विथ द एडजस्टमेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो उसको निकालने के बाद। लेवल 3 देखेंगे, इनपुट अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स, मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर अब हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या आएगा? तो प्राइस बेस्ड ऑन द अजम्पशन, एक अजम्पशन लेते हुए हम लोग प्राइस निकालेंगे, या तो फोरकास्ट के बेसिस पे हम लोग प्राइस निकालेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? एग्जाम्पल के तौर पर पीवी ऑफ द फोरकास्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, यानी पीवी निकालेंगे किसका? फोरकास्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज का पीवी निकाल के हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इफ़ द कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट और द लायबिलिटी इज नॉट अवेलेबल, अगर कोटेड मार्केट प्राइस एसेट लायबिलिटी की अवेलेबल नहीं होती तो एंटिटी शुड अप्लाई द फॉलोइंग वैल्यूएशन, तो फिर एंटिटी फॉलोइंग वैल्यूएशन टेक्निक्स को लगाएगी डिटरमाइन करने के लिए प्राइस ऑफ द एसेट लायबिलिटी। मार्केट अप्रोच लेवल 2 इनपुट के हिसाब से लगाया जाता है। यहाँ पर क्या आएगा? तो कंपेरेबल कंपनीज मेथड, यहाँ पर पहली मेथड है कंपेरेबल कंपनीज मेथड। इसके अंदर क्या होगा? तो ईवी को डिवाइड किया जाएगा EBITDA मल्टीप्लायर से ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलेगी? EBITDA मल्टीप्लाई बाई EV डिवाइड बाई EBITDA मल्टीप्लायर, इस पर से माइनस की करा जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट को, इसमें ऐड किया जाएगा कैश इन कैश इक्विवेलेंट को, ऐड किया जाएगा FV ऑफ द सरप्लस असेट को। तो जो आएगा उसमें से निकालना पड़ेगा हमको, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई लिक्विडिटी डिस्काउंट परसेंटेज होता है तो अगर लैक ऑफ द मार्केटेबल परसेंटेज या तो नॉन कंट्रोलिंग स्टेट डिस्काउंट होता है तो उसको निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी आ जाएगा। वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे? तो इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी को डिवाइड करेंगे टोटल शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी। पीई रेशियो ये सेकंड है अभी, प्राइस अर्निंग को मल्टीप्लाई करेंगे पीई रेशियो से। एडजस्टमेंट इसमें से निकालेंगे हम लोग, अगर कोई लिक्विडिटी डिस्काउंट का होता है, लैक ऑफ द मार्केट, लैक ऑफ द
क्या आएगा, लैक ऑफ द मार्केटेबिलिटीज़ परसेंटेज या तो नॉन कंट्रोलिंग स्टेट डिस्काउंट परसेंटेज, अगर ये कोई होता है तो इसको निकालने के बाद हमारे पास आएगा इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी। इसको फिर वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे, तो इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी को डिवाइड करेंगे टोटल शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी। नेट असेट वैल्यूएशन अप्रोच, इसके अंदर क्या होगा, तो इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी फेस वैल्यू ऑफ द नेट असेट ऑफ द कंपनी, यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स, मतलब यहाँ पर हम लोग फेस वैल्यू लेंगे नेट असेट ऑफ द कंपनी की। कैसे निकलेगा वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स, तो टोटल तो कैसे निकलेगा, इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी को डिवाइड किया जाएगा टोटल शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी से। इनकम अप्रोच ये लेवल 3 के हिसाब से निकलेगा। वैल्यू पर द इक्विटी शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय द पीवी ऑफ द प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लोज यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट एज फॉलोज। पीवी ऑफ द प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लोज मतलब WACC, उसमें से माइनस किया जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट, ऐड किया जाएगा सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐड किया जाएगा FV ऑफ द सरप्लस असेट, तो हमारे पास आएगा इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी। वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स इज इक्वल्स टू इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी को डिवाइड किया जाएगा टोटल शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी। कॉस्ट अप्रोच देखेंगे लेवल 2 के हिसाब से निकलेगा। दिस अप्रोच, इसको यूज किया जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट या तो पर्टिकुलर असेट या तो लायबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए उसकी FV को। नोट के अंदर देखेंगे तो कंट्रीब्यूशंस ऑफ मोर देन वन वैल्यूएशन टेक्निक्स इज ऑल्सो अलाउड टू मेजर, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूएशन की टेक्निक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं FV को डिटरमाइन करने के लिए। FV ऑफ डी कमीशनिंग लायबिलिटी, फेयर वैल्यू डी कमीशनिंग लायबिलिटीज़ की कैसे निकलेगी, तो असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच से निकालनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट प्लस बाय ओवरहेड्स प्लस बाय प्रॉफिट मार्कअप फॉर ट्रांसफरिंग द लायबिलिटीज़, इसमें ऐड करेंगे प्रीमियम परसेंटेज फॉर द रिस्क इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, तो हमारे पास रियल कैश फ्लोज आ जाएगा। इम्प्लेटेड कैश फ्लोज कैसे होगा, तो इम्प्लेटेड कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू रियल कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बाय इन्फ्लेशन रेट ऊपर में नंबर ऑफ द ईयर्स, तो ये कैसा आएगा, डिस्काउंट इट बाय रिस्क फ्री रेट प्लस बाय कंपनीज नॉन परफॉर्मेंस रिस्क। सेकंड देखते हैं, वाइल डिटरमाइनिंग द फेस वैल्यू ऑफ द नॉन फाइनेंशियल एसेट, जब हम लोग नॉन फाइनेंशियल एसेट की फेस वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, एग्जांपल के तौर पे PPE आ गया या तो इंटेंजिबल एसेट एक्सेट्रा आ गया, तो एंटिटी को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ द पर्टिकुलर नॉन फाइनेंशियल एसेट, उसका हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ क्या हो रहा है नॉन फाइनेंशियल एसेट का, ताकि हम लोग डिटरमाइन करें प्राइस ऑफ द FV मेजरमेंट। हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ द नॉन फाइनेंशियल असेट मस्ट बी, हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ कैसे होगा, फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए, लीगली परमिटेबल होना चाहिए एंड फाइनेंशियली फिजिबल होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर A लिमिटेड के पास लैंड है, PPE है, जिसको करंटली यूज किया जा रहा है बाय इट एज अ वेयर हाउस के तौर पे उसको यूज़ किया जा रहा है, ये जो लैंड है ये कुड बी ऑल्सो बी फॉर कॉमर्शियल पर्पस, मतलब कि इसको करंटली वेयर हाउस के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन हम लोग इसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो विच कुड बी मोर वैल्यू, जिसके ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो उसकी FV निकल के आ जाएगी। हैंस द कमर्शियल पर्पस वुड बी कंसिडर, जो कॉमर्शियल पर्पस है उसको कंसिडर किया जाएगा एज द हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज्ड, मतलब उसी लैंड को अगर हम लोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ निकल के आएगा। इफ़ इट इज़ फिजिकली लीगली एंड फाइनेंशियली फिजिबल, अगर ये फिजिकली लीगली एंड फाइनेंशियली फिजिबल होता है तब। इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1, A लिमिटेड हैज़ इन्वेस्टेड सर्टेन बॉन्ड्स, A लिमिटेड ने सर्टेन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया जिसकी FV बॉन्ड्स की डिफरेंट मार्केट के अंदर दी गई है। एसेस करके बताया गया है हमको, प्रिंसिपल मार्केट के अंदर 500 है, हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज 600 है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 550 है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच से 450 है। क्या FV निकलेगी बॉन्ड की एज पर द इंड AS 113, तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रिंसिपल मार्केट, तो प्रिंसिपल मार्केट के हिसाब से निकलेगी। एज पर द पैरा 24 ऑफ द इंड AS 113, फेयर वैल्यू ऑफ द प्राइस जो होती है वुड बी रिसीव्ड, फेयर वैल्यू ऑफ द प्राइस क्या होती है, जो कि रिसीव्ड हो सकती है सेल करने पे असेट को या तो पेड करने पे टू ट्रांसफर द लायबिलिटी ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस इन द प्रिंसिपल, जो कि मोस्ट एडवांटेजियस होगा मार्केट एट द मेजरेबल डेट अंडर द करंट मार्केट कंडीशंस, मतलब एग्जिट प्राइस रिगार्डलेस ऑफ वेदर कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है या तो एस्टिमेटेड यूजिंग द अनदर वैल्यूएशन टेक्निक्स। फर्दर पैराग्राफ 72 जो है स्टैंडर्ड का वो इंटरलाइज स्टेट करता है कि जो फेयर वैल्यू हायरार्की है उसमें देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी टू कोट द प्राइस क्या है, मतलब अनएडजस्टेड इन द एक्टिव मार्केट फॉर आइडेंटिकल असेट्स या तो लायबिलिटी,
मतलब लेवल 1 के हिसाब से इनपुट बता रहा है यहाँ पर। एंड द लोवेस्ट प्रायोरिटी टू अनएब्जॉर्ब्ड इनपुट, यानी लेवल 3 इनपुट के हिसाब से बता रहा है। अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, बॉन्ड की फेयर वैल्यू क्या होगी, तो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो भी 500 होगी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल मार्केट। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, डिस्काउंट रेट असेसमेंट टू मेजर द पीवी। इन्वेस्टमेंट 1 जो है उसका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव ₹800 है ईयर 1 के अंदर। देयर इज़ एन एस्टैब्लिश मार्केट फॉर कंपेरेबल असेट, मतलब एस्टैब्लिश मार्केट है कंपेरेबल असेट के लिए। एंड इंफॉर्मेशंस अबाउट दोज असेट इंक्लूडिंग द प्राइस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ दोज कंपेरेबल असेट। Investment 2 is contractual right to receive 1200 in the year 1 and the market of 1083. Investment 3 contractual right receive 700 year 2 के अंदर and the market value of 556. All the three assets are comparable with the market with the respect to the risk. तीन जो assets है वो comparable है risk को लेकर, that is डिस्पर्सन ऑफ द पॉसिबल पे ऑफ एंड क्रेडिट हमको रिक्वायर्ड करना है, मेजर करके बताइए एफ असेट 1 की बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइमिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट टू बी रिसीव्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट 1 relative to the timing for the investment 2 and the investment 3, that is 1 year for the investment 2 versus 2 years for the investment 3. Investment 2 is deemed more comparable to the investment 1. टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम इन्वेस्टमेंट 1 को देखें तो उससे 2 ईयर्स उससे अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर 1 ईयर ही लग रहा है और जो थर्ड इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर 2 साल लग रहे हैं। तो हमारा कंपेरेबिलिटी जो सबसे अच्छा होगा वो किससे करना होगा, तो इन्वेस्टमेंट 2 से मोर कंपेरेबल होगा। इन्वेस्टमेंट 2 को 1 से कंपेयर करेंगे हम लोग। यूजिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट टू रिसीव फॉर द इन्वेस्टमेंट 1, कितना कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट इन्वेस्टमेंट 1 से रिसीव हो रहा है, हो सकता है 800। एंड द ईयर 1 मार्केटेबल रेट डिराइव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट 2, और जो ईयर 1 का मार्केटेबल रेट डिराइव किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट 2 से, द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1 को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो नीचे दिया गया है। तो इन्वेस्टमेंट 2 फेयर वैल्यू कितनी दी गई थी हमको, 1083 दी गई थी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज इन द ईयर 1 कैसे निकालेंगे, तो ये हमको दिया है 1200, क्योंकि ईयर 2 के अंदर कितना रिसीव्ड हो रहा था, इन्वेस्टमेंट 2 के अंदर कितना रिसीव्ड हो रहा था, 1200 रिसीव्ड हो रहा था। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज इन द ईयर 1 कितना होगा, 1200 होगा। IRR निकालेंगे तो 1083 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बाय आर इज इक्वल्स टू 1200। ये कैसे हो रहा है, तो जो रिसीव्ड हो रहा था इन्वेस्टमेंट 2 का वो कितना था, 1200, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 10833। तो 1083 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बाय आर इज इक्वल्स टू 1200। तो इसको अगर 1083 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 1.108 आएगा। इसमें से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 10.80। तो इन्वेस्टमेंट 1 की वैल्यू कैसी होगी, तो 800 को डिवाइड करेंगे 1.108 से तो 722 की हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी इन्वेस्टमेंट 1 की। अल्टरनेटिवली अगर एब्सेंस हो अवेलेबल मार्केट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट 2 की, मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगर इन्वेस्टमेंट 2 की जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा, तो 1 ईयर मार्केट रेट कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट 3 यूजिंग द बिल्डअप अप्रोच। तो 1 ईयर मार्केट रेट को हमको इन्वेस्टमेंट 3 से डिटरमाइन करना पड़ेगा बिल्डअप अप्रोच के थ्रू। इन दिस केस, इस केस के अंदर सेकंड ईयर मार्केट रेट इंडिकेट कर रहा है बाय द इन्वेस्टमेंट 3 वुड बी एडजस्टेड टू द फर्स्ट ईयर मार्केट रेट, मतलब सेकंड ईयर का मार्केट रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा थर्ड से, वुड बी एडजस्टेड टू द फर्स्ट ईयर मार्केट रेट यूजिंग द टर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ द रिस्क फ्री यील्ड कर्व, मतलब रिस्क फ्री यील्ड कर्व को यूज़ करते हुए हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। मतलब 2 को 3 से एडजस्ट करेंगे और उसको फिर 1 से एडजस्ट करेंगे। कैसे, रिस्क फ्री यील्ड कर्व लगाकर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड द एनालिसिस माइट बी रिक्वायर्ड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस भी रिक्वायर्ड होगा ताकि हम लोग डिटरमाइन कर पाए कि कितना रिस्क प्रीमियम है 1 ईयर एंड द 2 ईयर असेट्स के अंदर। इफ़ इट इज़ डिटरमाइन दैट द रिस्क प्रीमियम, अगर रिस्क प्रीमियम डिटरमाइन किया जाता है फॉर द 1 ईयर एंड द 2 ईयर एसेट एंड नॉट द सेम, मतलब दोनों के अंदर सेम नहीं है, तो 2 ईयर मार्केट रेट ऑफ द रिटर्न वुड बी, तो 2 साल का जो मार्केट रेट का रिटर्न होगा वो क्या होगा, फर्दर एडजस्ट किया जाएगा फ्रॉम दैट इफेक्ट।
टेस्ट योर नॉलेज के अंदर देखते हैं। फर्स्ट, एन असेट इज सोल्ड, असेट को सोल्ड किया गया दो डिफरेंट एक्टिव मार्केट के अंदर, डिफरेंट प्राइस दी गई है हमको। एंटिटी एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस इन बोथ द मार्केट, एंटिटी दोनों मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस के अंदर है। एंड कैन एसेस द प्राइस इन दोज मार्केट फॉर द असेट एट अ मेजरेबल डेट, मार्केट ए दे दिया गया है, प्राइस दे दी गई है रिसीव होने की 26 ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन दैट मार्केट एंड आर ₹3, मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट दे दी गई। रिसीव कितनी है 26 है और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है 3 है। एंड द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है 2 है। मार्केट बी के अंदर देखेंगे तो प्राइस रिसीव्ड कितनी है 25 है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है 1 है। एंड द कॉस्ट टू ट्रांसपोर्ट द एसेट कितनी है ₹2 है। हमको कैलकुलेट करके बताना है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, अगर मार्केट ए प्रिंसिपल मार्केट है। एंड सेकंड के अंदर अगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इफ़ नन ऑफ द मार्केट इज़ अ प्रिंसिपल मार्केट, अगर कोई भी प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तो। आंसर देखते हैं। मार्केट ए अगर प्रिंसिपल मार्केट है तो अगर मार्केट ए प्रिंसिपल मार्केट है तो क्या होगा, तो फेयर वैल्यू जो है उसको हम लोग मेजर करेंगे किससे, मार्केट जो प्रिंसिपल मार्केट है उस बेसिस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। तो फेयर वैल्यू विल बी द प्राइस रिसीवेबल कितना है 26, उसमें से लेस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 2, तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट आ जाएगी 24। अगर नाइदर द मार्केट इज़ अ प्रिंसिपल मार्केट, अगर कोई भी प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तब क्या होगा, अगर नाइदर द मार्केट इज़ अ प्रिंसिपल मार्केट फॉर द एसेट, तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट को मेजर कैसे किया जाएगा, यूजिंग द प्राइस इन द मोस्ट एडवांटेज मार्केट, मोस्ट एडवांटेज मार्केट के हिसाब से किया जाएगा। द मोस्ट एडवांटेज मार्केट क्या होता है, जहाँ पर मैक्सिमाइज किया जाता है अमाउंट को, वुड बी रिसीव टू दी सेल दी एसेट, मतलब अगर हम लोग इस एसेट को बेचने जाएंगे तो हमारे को कितना मैक्सिमाइजेशन अमाउंट कौन से मार्केट से मिलेगी वो आएगा, यहाँ पर मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज द नेट अमाउंट दैट वुड बी रिसीव्ड इन द रेस्पेक्टेड मार्केट। देखते हैं मार्केट ए मार्केट बी, प्राइस रिसीवेबल एक के अंदर 26 है, एक के अंदर 25 है, इसमें से लेस करेंगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट 3, 1 लेस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2, 2, तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी आएगी 21-22 आएगी। मतलब मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट कौन सा निकल के आ रहा है, तो मतलब मार्केट बी निकल के आ रहा है जिसके अंदर 22 आ रही है। अब इसके अंदर से देखेंगे मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, नेट अमाउंट रिसीव्ड फॉर द एसेट मार्केट बी के अंदर 22 निकल के आ रही है। तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट को मेजर कैसे किया जाएगा, मार्केट बी के हिसाब से किया जाएगा। तो प्राइस रिसीवेबल 25 में से लेस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही लेस करना होता है फेयर वैल्यू निकालने के समय पे। तो कितनी आएगी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट 23 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंपनी जे एक्वायर्ड कर रही है लैंड इन द बिजनेस combinations, the land is currently developed for the industrial used as a factory site, factory site के लिए उसको used किया जा रहा है। although the land को currently used किया जा रहा है presumed to be the highest and the best used unless the market or the other factors suggest the different used। अभी तो ऐसा माना जा रहा है कि जो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ है, जब तक मार्केट और अदर फैक्टर सजेस्ट कर रहा है डिफरेंट यूज़ नहीं होता, वहाँ तक जो बेस्ट यूज़ क्या है फैक्ट्री साइट का है। इंडस्ट्री यूज्ड एज अ फैक्ट्री साइट, ये जो इंडस्ट्री यूज एट अ फैक्ट्री साइट है यही बेस्ट यूज्ड है, हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज्ड है। कंपनी जे कंसिडर कर रहा है द फैक्ट दैट नियर बाई साइट हैव रिसेंटली डेवलप्ड, कंपनी ने कंसिडर किया फैक्ट कि जो नियर बाई साइट है जो कि अभी रिसेंटली डेवलप्ड हुई है फॉर रेसिडेंटल यूज्ड एज अ हाईएस्ट रिस्क, एज हाई रिस्क अपार्टमेंट बिल्डिंग। वो क्या है, हाई रिस्क अपार्टमेंट बिल्डिंग है, मतलब रेसिडेंशियल की बात हो रही है। On the basis of the development and the recent zoning and the other changes to the facilities that develop, the company determined that the land currently used as a factory, जो land currently used की जा रही है अभी फैक्ट्री के तौर पे, could be developed as a residential site। तो अगर हम लोग उसको residential site के तरीके से डेवलप करें तो एग्जाम्पल हाई रिस्क अपार्टमेंट बिल्डिंग, मतलब बहुत ही ऊंची बिल्डिंग्स बनाए, तब क्या होगा, the market participant would take into account the potential to develop the site for the residential use when pricing the land। तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि अगर हम लोग रेसिडेंशियल यूज़ के तरीके से यूज़ करें तो हमारे को कौन सी हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ मिलेगी, हमको डिटरमाइन करके बताइए क्या हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ रहेगी लैंड की। तो द हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ द लैंड डिटरमाइन करने के लिए हमको कंपेयर करना पड़ता है कि जो वैल्यू ऑफ द लैंड करंटली डेवलप्ड की गई है फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़, अज्यूम किया जा रहा है कि जो लैंड है उसको यूज़ किया जाएगा इन कॉम्बिनेशंस विद द अदर असेट सच एज द फैक्ट्री और विद द अदर असेट एंड द लायबिलिटीज़, एंड
मतलब एक में क्या बताया, कॉमर्शियल बताया, और दूसरे में रेसिडेंशियल के पॉइंट की बात की गई। द वैल्यू ऑफ द लैंड एज द वैकेटेड साइट फॉर द रेसिडेंशियल यूज़, अगर जो वैकेटेड साइट रेसिडेंशियल यूज़ के लिए अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए तो टेकन इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग द फैक्ट्री, तो जो हमारी अभी करंटली फैक्ट्री है उसको डिमोलिस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको निकालना पड़ेगा। एंड द अदर कॉस्ट नेसेसरी, और जो अदर कॉस्ट जो भी नेसेसरी होगी कन्वर्ट करने के लिए उस लैंड को टू द वैकेट साइड, द वैल्यू अंडर दिस वुड बी टेकन इनटू अकाउंट द रिस्क। लेकिन इसके अंदर हमको कंसिडर क्या करना पड़ेगा, रिस्क को भी कंसिडर करना पड़ेगा एंड अनसर्टेनिटीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। वेदर द एंटिटी वुड एबल टू कन्वर्ट द असेट टू द अल्टरनेटिव यूज्ड, क्या एंटिटी ये कन्वर्ट करने के अंदर सक्षम रहेगी अल्टरनेटिव यूज्ड जो हमारा रेसिडेंशियल वाला है वो। दैट इज़ एन अजम्पशन दैट द लैंड वुड बी यूज्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट टू द स्टैंड अलोन बेसिस। द हाइएस्ट एंड द बेस्ट यूज ऑफ द लैंड, जो हाइएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ द लैंड जो होगा वुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइयर ऑफ द वैल्यू। मतलब यहाँ पर हम लोग किस पे डिटरमाइन करेंगे, इन दोनों में से, मतलब एक के ऊपर क्या है फैक्ट्री है, दूसरे के ऊपर क्या है रेसिडेंशियल यूज़ है, तो दोनों में से जिसकी भी हाईएस्ट क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी, उसकी वो मार्केट कैसा होगा, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज्ड लैंड का मार्केट हो जाएगा। इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग द रियल एस्टेट अप्रेजल, रियल एस्टेट अप्रेजल्स के सिचुएशंस के अंदर डिटरमाइनिंग ऑफ द हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज माइट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर रिलेटिंग टू द फैक्ट्री ऑपरेशंस। हाईएस्ट और बेस्ट यूज्ड को अगर हम लोग देखने जाएँ, जहाँ पर रियल एस्टेट अप्रेजल की बात की जा रही है, मतलब रेसिडेंशियल की बात की जा रही है, तो उसके अंदर आपको फैक्टर्स रिलेटिंग टू द फैक्ट्रीज ऑपरेशन, जो फैक्टर रिलेटिंग टू द फैक्ट्रीज ऑपरेशंस है, जैसे कि फैक्ट्री का ऑपरेशंस, जैसे कि फैक्ट्री का ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ये सबको हमको कंसिडर करना पड़ेगा। एंड उसकी एसेट लायबिलिटीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो फैक्ट्री के वर्किंग कैपिटल है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद अगर हम लोग देखते हैं कि दोनों में से हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज लैंड का क्या हो सकता है, जहाँ पर हायर वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो जाएगा, उससे ही हम लोग क्या करेंगे, फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड एक्वायर कर रही है 5% इक्विटी ऑफ द XYZ लिमिटेड 10 करोड़ के अंदर फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। कंपनी प्रोसेस के अंदर प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट 22-23 का वो असेस कर रही है फेयर वैल्यू सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बेसिस के ऊपर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड इन दी XYZ लिमिटेड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इनपुट के हिसाब से एबीसी लिमिटेड ने आइडेंटिफाइड किया है सिमिलर नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इन द PQR लिमिटेड। सिमिलर नेचर देख के बैठी है PQR लिमिटेड के अंदर, जहां पर एक्वायर्ड किया जा रहा है 20% ऑफ द इक्विटी शेयर XYZ लिमिटेड का 60 करोड़ के अंदर। जो प्राइस है सच ट्रांजेक्शन्स की उसको डिटरमाइन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपेरेबल कंपनीज मेथड के हिसाब से, CCM के हिसाब से वैल्यूट किया जा रहा है। एंटरप्राइज की वैल्यू को डिवाइड किया गया है EBITDA से, तो वो आ रहा है 8 फॉर द करंट ईयर। EBITDA ऑफ द XYZ कितना है, 40 करोड़ का है। द टाइम ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे जो वैल्यूएशंस थी उसको डिटरमाइन किया गया आफ्टर कंसिडरिंग 5% लिक्विडिटी डिस्काउंट एंड द 5% नॉन कंट्रोलिंग स्टेक डिस्काउंट को। व्हाट विल बी द फेयर वैल्यू, क्या फेयर वैल्यू निकल के आएगी एबीसी लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट की, एबीसी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट की इन द XYZ लिमिटेड एज ऑन द बैलेंस शीट डेट पे। तो डिटरमाइन करना है एंटरप्राइज की वैल्यू ऑफ द XYZ लिमिटेड। तो EBITDA एज ऑन द मेजरमेंट डेट कितना है, 40 करोड़ का है, ये हमको दिया गया था। EBITDA कितना था, 40 करोड़ का दिया गया था, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, EV डिवाइडेड बाय EBITDA मल्टीप्लायर एज ऑन द वैल्यूएशन डेट, वो कितना दिया गया था, 8 दिया गया था। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 की क्या आ गई, एंटरप्राइज की वैल्यू ऑफ द XYZ लिमिटेड। उसके बाद डिटरमाइन करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ दी XYZ लिमिटेड। कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो एंटरप्राइज की वैल्यू XYZ लिमिटेड की 320 है। एबीसी लिमिटेड का शेयर बेस्ड किया जा रहा है ऑन द परसेंटेज होल्डिंग, कितना है, तो 8% है शायद से, कितना परसेंटेज, सॉरी 5% है, 5% दिया गया था हमको। हाँ, हमने 5% होल्ड करके बैठे हैं, तो 5% है, तो किसका होगा ये 5%, उसकी जो वैल्यू है उसका, एंटरप्राइज की वैल्यू कितनी है 320, उसका 5% कितना हो गया 16 आ गया। लेस करेंगे लिक्विडिटी डिस्काउंट या तो नॉन कंट्रोलिंग स्टेक डिस्काउंट, ये कितना है 5% दोनों का दिया है, लिक्विडिटी का 5 है और नॉन कंट्रोलिंग का 5 है, तो टोटल कितना हो गया 10% हो गया। तो 16 का 10% करेंगे तो 1.6 को माइनस करना पड़ेगा, तो फेयर वैल्यू एबीसी लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट इन द XYZ लिमिटेड कितनी हो जाएगी, 14.4 करोड़ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूके लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑफ द PT लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन प्लान।
द प्रोजेक्ट फ्री कैश फ्लोज हमको दे दिया गया है पीटी लिमिटेड का 5 सालों का, रुपीज़ इन करोड़ के अंदर है। ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक का दे दिया गया है। कैश फ्लो टर्मिनल वैल्यू दे दी गई है। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल पीटी लिमिटेड का 11% है। टोटल डेट ऑन द मेजरमेंट डेट कितना है 1465 करोड़ है। एंड द सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 106.14 करोड़ है। टोटल नंबर्स ऑफ द शेयर्स पीटी लिमिटेड की हमको मेजरमेंट डेट पर दे दी गई है 8,52,84223 शेयर्स। डिटरमाइन करके बताना है हमको 8 करोड़ थे, 8,52,84,223 शेयर्स थे। डिटरमाइन करके बताना वैल्यू पर शेयर्स ऑफ द पीटी लिमिटेड एज पर द इनकम अप्रोच के हिसाब से। तो डिटरमाइन करेंगे हम लोग। तो रुपीज़ इन करोड़ पर्टिकुलर ईयर 1 से लेके 5 तक का कैश फ्लोज 187.1 से लेके 5th ईयर में 278.8 है। टर्मिनल वैल्यू 3965 की दे दी गई है। डिस्काउंटिंग रेट फैक्टर्स कितना परसेंट का था 11% का था शायद से। तो 1/1.11 करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.909 और वैसे ही करते जाएंगे 5th ईयर तक के अंदर आ जाएगा 0.5935 आ जाएगा। फ्री कैश फ्लोज अवेलेबल टू द फॉर्म्स कितना आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 187.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9009 से तो 168.56 और वैसे ही लास्ट 5th ईयर के अंदर हम लोग को दोनों का टोटल करना पड़ेगा 3965 प्लस बाय 278.8 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.5935 से 2518.69 आ जाएगा। टोटल सारे ईयर्स का कितना आ गया 3105.76 आ गया। डेट इसके अंदर से लेस कर देना होता है कितना है 14 हमको दिया गया था 1465 का डेट था तो वो हमको लेस कर देना पड़ेगा। ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 106.14 तो इक्विटी वैल्यू ऑफ द पीटी 1746.90 आ जाएगा। नंबर्स ऑफ द शेयर से डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी 204.83।